Hello students, today we shall continue the chapter determinants of class 12th mathematics. This is part 16. In this video lesson, we shall solve some more questions, that is, we will solve some system of equations containing more than one variables using matrix method. इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. यहाँ पर हमें तीन इक्वेशन दे रखी है और ये तीन इक्वेशंस जो है वो तीन वेरिएबल भी है एक्स वाई जेड, तो थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स है और इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेसन में सीखा कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी होती है उन्हें हम एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो एक्स के कोफिशिएंट है उनसे हम एक कॉलम बना लेते हैं 3, 2, 4. सिमिलरली जो वाई के जो कोफिशिएंट्स है उनसे हम एक कॉलम बना लेते हैं -2, +1 और -3. सिमिलरली जो जेड के कोफिशिएंट्स है 3, -1 और 2. तो ये जो तीन कॉलम है इनसे मिलकर ये मैट्रिक्स बन रहा है एक. और ये जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए हैं. और इसके बाद अब जो वेरिएबल एक्स वाई जेड है इससे हम एक अलग से कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं एक्स वाई जेड. और इधर जो है ये कांस्टेंट टर्म जितनी भी है उनसे भी हम एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं 8, 1, 4, 8, 1, 4. तो इस तरह से जो है हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया है. 3, -2, 3, 2, 1, -1, 4, -3, 2 और यहाँ हो रहा है 8, 1, 4. यहाँ एक्स वाई जेड हो गया. इसके बाद हम इसमें जो ये वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है 3/3 ऑर्डर का उसको हम कैपिटल ए नाम दे देते हैं और ये कैपिटल एक्स कह देते हैं और ये जो है कैपिटल बी कह देते हैं. दैट इज कैपिटल ए जो है वो हमारे पास हो गया यहाँ पर 3, -2, 3 और 2, 1, -1. सिमिलरली 4, -3, 2. ये तो हमारे पास कैपिटल ए है. और कैपिटल एक्स जो है वो हमारे पास हो गया एक्स वाई जेड. और सिमिलरली जो कैपिटल बी है वो हो रहा है यहाँ पर 8, 1, 4. तो ये हमने एक मैट्रिक्स इक्वेशन लिख दी है. अब हमें सबसे पहला काम करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करना. यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए को के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लिखेंगे. और डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखने का तरीका होता है कि एंट्रीज हमें वही लिखनी है जो मैट्रिक्स ए में थी. 3, -2, 3, 2, 1, -1, 2, 1, -1 और 4, -3, 2. इसको चेक कर लेते हैं एंट्रीज सही है या नहीं है. तो 3, -2, 3, 3, -2, 3, 3, -2, 3, 2, 1, -1, 2, 1, -1 और 4, -3, 2. तो 4, -3, 2. अब इसकी जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके लिए हम इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे. तो ये लिख देंगे 3 और फिर हम 3 जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर देते हैं. और ये जो डिटरमिनेंट बन रहा है 2/2 ऑर्डर का उसकी वैल्यू हम इवेल्यूएट कर लेते हैं. तो 2 - 3 तो ये हो गया 2 - 3. सिमिलरली माइनस टाइम्स ऑफ -2 तो ये हो गया +2. और अब जो है ये -2 जिस रो और कॉलम में उसको हटा देते हैं. तो 2 × 2 4, 4 + 4 तो ये हो जाएगा 4 + 4. सिमिलरली लास्ट में लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ तो 3 हट गया तो ये हो गया -6 और -4 तो -6 - 4. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो गया -1 तो -1 × 3 -3, 4, 4, 8, 8, 2 = 16 और सिमिलरली -10 तो ये -30 हो गया है. तो ये हो रहा है -14 और -17. तो इसका मतलब हुआ जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू आ रही है -17 विच इज़ नॉट जीरो. इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. और इसका मतलब ये ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो वेन एवर ए इन्वर्स एग्जिस्ट इट मीन्स जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. और इसके लिए तरीका ये है कि हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे विद ए इन्वर्स. तो जब हम इसको ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो अब इसमें जो है सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो ए इन्वर्स टाइम्स ए तो वो आई हो जाएगा, आई × x वापस x हो जाएगा. तो x विल बी इक्वल टू ए इन्वर्स ए
और इसमें जो ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालेंगे, इसके पहले हमें चाहिए एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले तो ए को फिर से लिख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं ए को लिख लेता हूँ। ए हमारे पास यही था 3 - 2 3 और 2 1 -1 और 4 - 3 2। यहाँ इसमें ये मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये डिटरमिनेंट है इसलिए यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइन है। बस इतना सा डिफरेंस है मैट्रिक्स और इसमें। और इसकी वैल्यू होती है जो यहाँ पर -17 है डिटरमिनेंट की, और जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स में तो एंट्रीज होती है, इसको आगे फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। तो ये मैट्रिक्स ए है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करते हैं, तो एडजॉइंट ए का जो मैंने तरीका बताया था उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ ट्रांसपोज पहले से लिख देंगे, और 4 जगह जो है हम पहले से माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि ये जो 4 जगह, ये 4 ऐसी लोकेशंस होती है जहाँ पर कोफैक्टर और माइनर अपोजिट साइन के होते हैं। तो इसका साइन हम पहले से ही चेंज कर देते हैं। अब हमारा फोकस रहेगा कि इसमें जो प्रत्येक एंट्री है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें केवल माइनर फाइंड आउट करना है, और वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते जाना है, और फिर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमें ट्रांसपोज ले लेना है। इस तरह से हम जो है एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एलिमेंट, सपोज मैंने फोकस किया, सबसे पहले एलिमेंट सपोज ये 3 पर फोकस कर रहा हूँ। 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है उनको हम हटा देते हैं, और ये जो डिटरमिनेंट बचा उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे कितनी आती है डिटरमिनेंट की, क्योंकि ये माइनर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वन है। तो ये हो गया 2 - 3, 2 - 3 हो गया -1, तो -1 हम यहाँ रख देते हैं। सिमिलरली अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में -2 पर फोकस करेंगे, और -2 जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटा देते हैं, और अब जो बचे हुए जो नंबर है उनसे जो डिटरमिनेंट फ्रेम हो रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो माइनर कोरस्पॉन्डिंग टू -2 है जो हम यहाँ रखने वाले हैं। तो 2 2 जा 4, 4 और +4 यानी 8 हो गया, तो 8 हम यहाँ रख देते हैं, ये 8 हो रहा है। तो इस तरह से जो है इसके बाद ये जो 3 है उस 3 के कोरस्पॉन्डिंग अब हमें ये जो 3 है इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमें माइनर फाइंड आउट करना है। तो ये 3 जिस रो और कॉलम में है उसको हटा देते हैं। इसके बाद ये जो बना उससे जो माइनर, इससे जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो माइनर कोरस्पॉन्डिंग टू 3 है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो 2 3 जा -6, और ये हो गया -4, तो -6 -4 यानी -10 हो गया है। तो यहाँ रख देते हैं हम -10, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ है 2 है, तो इस 2 को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद अब 2 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम -2 3 -3 2 इससे जो माइनर बन रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हो रहा है -4 + 9 यानी 5 हो गया, तो 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, ये 5 हो गया। इसके बाद हम फोकस करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर है 1 है, तो इस 1 को जो है हम हाईलाइट कर लेते हैं, और 1 जिस रो और कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद जो ये 3 3 4 -2 इनसे 4 2 इनसे जो माइनर बनेगा, ये डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू निकालते हैं। 3 2 जा 6 -12 और 6 -12 हो गया -6, तो -6 हम यहाँ रख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर फोकस करेंगे, तो इस एलिमेंट को हम हटा देते हैं, और नेक्स्ट एलिमेंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं, और ये जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटा देते हैं। अब हम जो है 3 -2 4 -3 पर फोकस करेंगे, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो हमें यहाँ रखनी है। तो -3 × -3 -9, और ये हो रहा है +8, तो -1 हो रहा है, और -1 जब हम यहाँ रखेंगे -1 तो ये +1 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पर फोकस करेंगे, इसके पहले इसको हम हटा देते हैं, और नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे हम ये 4, तो इस 4 को हाईलाइट करके 4 जिस रो और कॉलम में है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है इसको हम इवेल्यूएट करेंगे। तो -2 × -1 तो 2 हो गया, 2 -3 हो गया -1, तो -1 हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट है -3,
हाईलाइट कर लिया। इसके बाद ये जिस रो और कॉलम में है उसको हटा देते हैं और वैल्यू वैलेट कर लेते हैं 3 3 2 -1, तो ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 6 यानी कि माइनस का 9 हो गया है। तो -9 जो है हम लिखेंगे यहाँ पर, तो -9 लिखेंगे तो ये +9 हो जाएगा। और इसके बाद हम फिर से इन दोनों को रिमूव कर देते हैं और जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 उसको हाईलाइट कर लेते हैं। 2 जिस रो और कॉलम में है उसको हम हटा देते हैं, रो और कॉलम को। अब जो 3 - 2 2 1 इससे जो माइनर बनेगा उसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो ये हो रही है 3 बन जा 3 और +4 यानी 7 हो रहा है, तो 7 हम यहाँ रख देते हैं। अब हम ये जो मैट्रिक्स आ रही है इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो एडजॉइंट ए है वो कितना हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये जो फर्स्ट रो है -1 -8 माइनस, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 -8 -10। सिमिलरली जो सेकंड कॉलम रो है ये -5 -6 1, इससे हम सेकंड कॉलम बना लेंगे -5 -6 1। और जो थर्ड है वो है -1 9 और 7। इस तरह से जो है हमने एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। -1 -5 -1, फिर -8 -6 9 और -10 1 7। और हमने जो है डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड आउट कर लिया था। ये सारी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ये जो ए इनवर्स होता है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स बी, यही है। इसमें अब हम जो है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ से -17, एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है कैपिटल एक्स अब हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस साइड में कर देते हैं, यानी ये जो पार्ट है वो हम अलग से निकाल रहे थे, ये वाला पार्ट हम अलग से कर रहे थे इधर। और अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखें कैपिटल एक्स कितना हो जाएगा। कैपिटल एक्स विल बी इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए कितना है -1/17। इसके बाद अब हमें एडजॉइंट ए जो यहाँ दे रखा है -1 -5 -1, सिमिलरली -8 -6 9 और यहाँ हो रहा है -10 1 और 7। और जो b है उसकी वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें ऊपर जाके देखना पड़ेगा। b की वैल्यू है यहाँ पर 814, b जो है वो 814 है, तो 814 हम यहाँ रख देते हैं। ये हो गई 814। अब हमारा फोकस रहेगा इसको सॉल्व करने पर, तो इसको हमें नेक्स्ट पेज पर लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं इसको। तो कैपिटल एक्स जो है वो हो रहा है -1/17 और जो एडजॉइंट था उसकी वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है वो -1 -8 -10 है, सेकंड जो है वो है -5 -6 और 1 है, और थर्ड जो है वो है -1 9 और 7 है। और यहाँ जो b था कैपिटल B उसकी वैल्यू थी 814। ये चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। तो इसमें पहले तो -1 -8 -10 -1 -8 -10 -5 -6 1 -5 -6 1। इसके बाद यहाँ है -1 9 7 -1 9 7 और यहाँ 814 है, यहाँ भी 814 है, इधर माइनस ये, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो इस माइनस साइन को हम यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ 1/17 कर देते हैं या रहने देते हैं और इसको सीधे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, जो R1 है पूरा वो इससे मल्टीप्लाई होगा C1 से। तो जब R1 C1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होता है, -1 × 8 तो -8 हो गया, -5 × 1 -5 हो गया, और -1 × तो ये -4 हो गया। सिमिलरली सेकंड जो है ये जो -8 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब R2 जो है वो C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -8 × 8 ये -64 हो गया, और -6 × ये -6 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो है 9 × 4 ये 9 4 36 हो गया, और यहाँ -10 × 8 -80, और 1 × 1 +1, और यहाँ 7 4 28। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ये -1/17 है, और यहाँ जो वैल्यू आ रही है देखिए कितनी आ रही है, 8 5 13, और ये -17 हो गया।
और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये हो गई प्लस का 30 और माइनस का आई तो माइनस का 34 हो गया। सिमिलरली थर्ड वन देखते हैं तो ये है 29 पहले 30 माइनस कर लेते हैं तो हो गया माइनस का 50 और फिर माइनस का 50 है तो माइनस का 51 हो गया, क्योंकि माइनस के ये प्लस का 29 है और माइनस का 80 है तो माइनस का 51 हो गया। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, 34, 51 हो जाएगा। 17 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3 हो जाएगा। अब हमें पता है कैपिटल एक्स जो है वास्तव में इस कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और अब इस कॉलम मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई 1, 2, 3। अब यदि हम कंपैरिजन करते हैं दोनों तरफ से तो x की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो रही है, y की वैल्यू यहाँ 2 के इक्वल हो रही है और z की वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल हो रही है। तो इस तरह से जो है मैट्रिक्स इक्वेशन को हमने सॉल्व करके जो है x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें 3 अननोन वेरिएबल थे x, y, z जिनकी वैल्यू हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर ली है। तो इस तरह से ये मेथड जो है हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर 3 वेरिएबल है तब भी हो जाएगा और यदि 3 से ज़्यादा वेरिएबल है तब भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। यूज प्रोडक्ट, यानी ये दो जो मैट्रिक्स दे रखे हैं इनके प्रोडक्ट को यूज करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ये 3 इक्वेशंस है और इन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 2 मैट्रिसेस। सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये जो 2 मैट्रिक्स दे रखी है इन दोनों मैट्रिक्सेस का जो प्रोडक्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए ये दोनों जो मैट्रिक्स है इनको हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स है उसको हम नेक्स्ट पेज पर ले आते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ आ गई है और इनका जो प्रोडक्ट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे इसमें हमें करना क्या है कि ये जो R1 है ये R1 है और ये C1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू -2 ये हो गया -2 और -1 इंटू 9 ये हो गया माइनस का 9। सिमिलरली 2 इंटू 6 तो ये हो गया प्लस का 12 है। ये तो यहाँ पर एक एलिमेंट बन गया है R1 और C1 को मल्टीप्लाई करने पर। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो ये हो गया 0 -2 और फिर हो रहा है ये जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो गया प्लस का 2, यहाँ ये आ रहा है। सिमिलरली जो R1 है जब C3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 फिर हो गया +3 और -4 तो 1 +3 -4 ये हमारे पास आ गया है। यहाँ तक हो गया और यहाँ पर जो स्थिति इस तरह से है इसको ये पूरा मैट्रिक्स होगा यहाँ पर हमारे पास। अब हम जो है R2 को लेंगे और इसको ये R2 को हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो R2 है इसको डिफरेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 पहले इसको C1 से करेंगे तो 0 इंटू -2 0 फिर 2 इंटू 9 प्लस का 18 हो गया और -3 इंटू 6 तो ये माइनस का 18 हो रहा है। सिमिलरली हम इसको फिर इससे करेंगे तो 0 और ये हो गया प्लस का 4 और माइनस का 3 0 +4 -3। सिमिलरली लास्ट वन देखते हैं तो 0 और ये हो गया -6 और +6 0 -6 +6 ये आ रहा है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट ले लेते हैं ये वाली रो और इस R3 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे C1 से फिर C2 से फिर C3 से। तो 3 इंटू -2 तो -6 हो गया और -2 इंटू 9 -18 हो रहा है और 4 इंटू 6 ये हो गया 24। सिमिलरली 3 इंटू 0 0 देन -2 इंटू 2 हो गया -4 और 4 इंटू 1 4 हो रहा है। इसी तरह से जो 3 इंटू 1 3 और -2 इंटू -3 हो गया प्लस का 6 और 4 इंटू -2 हो रहा है माइनस का 8। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं कितना आता है। तो ये हो गया -11 + 12 यानी 1 और यहाँ हो रहा है 0। सिमिलरली यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ देखें तो ये भी 0 और ये जो पार्ट है ये 1 हो रहा है, ये 0 अगेन ये -24 + 24 0,
यहाँ -4 + 4 0 और यहाँ 9 - 8 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इट मीन्स ये जो दो मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज दिस मैट्रिक्स इज ए और दिस मैट्रिक्स इज बी, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, आई आ रहा है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि ए बी इज इक्वल टू आई हो गया। और ए बी इज इक्वल टू आई यदि मैं इसको प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई किया है तो लेफ्ट की तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो ए इनवर्स इंटू ए जो है वो आई हो जाएगा, और आई इंटू बी बी हो गया, और इज इक्वल टू इधर ए इनवर्स आई यह हो गया। इसका मतलब है जो ए इनवर्स है वो बी के इक्वल है। तो इसका जो पहला जो मैट्रिक्स दिख रहा है उसका इनवर्स ये है, और यूँ भी कह सकते हैं कि जो बी का इनवर्स ए है, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू आई है, इट मीन्स दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। तो यहाँ मैंने लिखा है बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब बी इज इक्वल टू ए इनवर्स या ए इक्वल टू बी इनवर्स, इसमें से कोई एक का यूटिलाइजेशन होगा जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशन में। तो गिवन इक्वेशंस हमारे पास ये है। अब इन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन करना है, और ये जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया इसको यूटिलाइज करना है। यानी ए बी इज इक्वल टू आई जो आया, इससे हमें पता लग रहा है कि ए इनवर्स की जगह हम बी लिख सकते हैं, और बी की वैल्यू हमें पहले से पता है, ये बी है पूरा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो इक्वेशंस है इनको लिख लेते हैं हम। तो तीनों इक्वेशंस को हम नेक्स्ट पेज पर लेंगे। पहली इक्वेशन हमारे पास है, तीनों इक्वेशंस एक साथ आ जाएगी हमारे पास। ये तीनों इक्वेशंस हम एक पेज पर ले लेते हैं, इस पेज पे, इसके नेक्स्ट पेज पर यहाँ ले लेते हैं। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास है, इनको हम यहाँ रख लेते हैं। और इन तीनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है सबसे पहले तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन लिख लेते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगी, इसमें जो x की कोफिशिएंट है उससे कॉलम बनाते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है या 2 है या 3 है, तो 1 2 3। सिमिलरली y के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर -1 है, यहाँ y का कोई कोफिशिएंट नहीं तो 0 लिख देंगे, और यहाँ y का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है। यहाँ z का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ z का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 4 है। और इधर जो लिखेंगे x y z वेरिएबल है, इनको लिख देते हैं x y z। और इधर जो है इसको लिखेंगे हम 1 1 2। अब हम ऊपर चेक करते हैं कि हमारे पास जो दे रखा था इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये पूरा जो दोनों मैट्रिक्स थे, इसमें से पहले को हमने ए कहा था, दूसरे को बी कहा था, इसको भी हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आ गए हैं। अब हम इनका जो नाम है जो हमने दिया था वो भी लिख लेते हैं। ये पहला वाला जो मैट्रिक्स था उसको तो हमने ए नाम दिया था, दूसरे वाले मैट्रिक्स को हमने बी नाम दिया था। तो ये पूरा ए का काम कर रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पूरा ए ही है। यहाँ से देखें तो ये पूरा, ये जो 1 -1 2 0, लेकिन 0 2 -3 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो अलग आ रही है। देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने x का जो कोफिशिएंट लिखा था, x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 लिखा, y का कोफिशिएंट 2 है, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो हमें यहाँ x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं है, x का कोफिशिएंट यहाँ बिल्कुल नहीं, तो यहाँ 0 लिखेंगे। और यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिखा, y का कोफिशिएंट यहाँ -1 लिख दिया, y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है। अब बिल्कुल सही हो गया है। z के कोफिशिएंट भी यहाँ तीनों जगह मौजूद है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पहली इक्वेशन इसमें हम यहाँ ये लिख सकते थे 0x + 2y, तो फिर हमें यहाँ कोफिशिएंट लिखने में दिक्कत नहीं आती। 1 0 3 यहाँ आ गया, फिर -1 2 3 यहाँ आ गया, और 2 -3 2 यहाँ आ गया। तो पहले हम यदि सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे इनको, तो इससे ये इसकी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है बिल्कुल मैच कर रही है, तो इसको कैपिटल A कह सकते हैं, और ये कैपिटल X है, इज इक्वल टू, ये सपोज इसको हम नया नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर हम पहले से ही इसको B नाम दे चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको नया नाम दे देते हैं। ये सपोज लेट अस सपोज दिस मैट्रिक्स इज C, ये वाला मैट्रिक्स C दे देते हैं। अब हम इसको जब फर्दर सोल्व करते हैं तो जब इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये स्थिति आती है, और ये x इज इक्वल टू A इनवर्स C हो जाएगा।
लेकिन हमें पता है कि जो ए बी है वो आई के इक्वल था। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया था तो पाया था कि ए बी आई के इक्वल है, और फिर जब इसको आगे प्री मल्टीप्लाई करके देखा था तो ए इनवर्स जो है वो बी के इक्वल आता था। तो यहाँ जो है हम ए इनवर्स की जगह बी लिख सकते हैं। तो इसके बाद का जो स्टेप है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद का जो स्टेप है वो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ ए इनवर्स की जगह मैं बी पुट कर सकता हूँ, तो ये बी सी हो गया है। और बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, बी हमारे पास है, ये बी यहाँ पर है ये वाला। तो यहाँ से रख देते हैं -2 0 1 और 9 2 -3, और यहाँ है 6 1 और -2। और जो सी है वो भी हमें पता है कितना है, सी हमारे पास 1 1 2 है, तो ये 1 1 2 ये सी हो गया है। और इस वाले हिस्से को थोड़ा सा हम इधर साइड में न लिखकर इसको हटा देते हैं। और ये जो पार्ट है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी इज इक्वल टू आई था, और यहाँ से फिर हमने ए इनवर्स जो है वो बी के इक्वल निकाला था। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। अब यहाँ जो ये वाला पार्ट हम सोल्व करते हैं कितना आता है, तो ये आ रहा है -2 इंटू 1 -2 इंटू 1, तो -2, फिर ये 0 और ये 2, तो ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ रहा है -2 + 0 + 2 यानी कि 0। फिर लिखते हैं 9 1 जा 9, और ये हो गया 2 11 11 और -6 ये हो गया 5। सिमिलरली थर्ड वन देखते हैं 6, और ये हो गया +1 7 और -4 यानी कि 3। अब ये जो कैपिटल एक्स आया, ये कैपिटल एक्स आया है, लेकिन कैपिटल एक्स जो है वो होता है एक्स वाई और जेड, इस कॉलम मैट्रिक्स से इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू डेफिनेटली विल बी इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 5, और जेड की वैल्यू जो है वो विल बी इक्वल टू 3। इस तरह से जो है यहाँ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें हमें ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना पड़ा है। ये जो ए और बी जो दो मैट्रिक्स दे रखे थे इनका जो प्रोडक्ट है वो आई था। इससे हमें पता लग गया कि दीज टू मैट्रिसेस आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, इसलिए ए इनवर्स की वैल्यू बी है। और हमें यहाँ ए इनवर्स चाहिए था तो ए इनवर्स को हमने बी लिख दिया। यदि हमें बी इनवर्स चाहिए था तो ए लिख देते। तो यहाँ हमें ए बी इज इक्वल टू आई है, इसको यूटिलाइज हम कर सकते थे। और एक तरीका ये भी था कि हमारे पास ये जो ए एक्स इज इक्वल टू ये जो सी आया है, यहाँ से यदि हम स्टार्ट करते, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक और पेज ले लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट तो ये था ए बी इज इक्वल टू आई था, दूसरा रिजल्ट यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू सी था। तो अब चूंकि इस रिजल्ट को हमें यूटिलाइज करना है तो इसको ए बी इज इक्वल टू आई को यूटिलाइज करना है। तो इसका एक तरीका ये भी है कि हम जो है इसको यदि मैं ये जब भी ए बी इज इक्वल टू आई होता है तो ऐसी स्थिति में बी ए इज इक्वल टू भी आई होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसका कारण ये है कि जब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो हम ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आया था, और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज ए से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हम आई इज इक्वल टू बी ए भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी ए बी इज इक्वल टू आई होता है तो उस समय बी ए इज इक्वल टू आई भी होता ही होता है। तो यदि ये जो इक्वेशंस दे रखी है यदि मैं इसको पोस्ट प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी से, इसको मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी से, तो ये स्थिति आएगी। और इसमें बी ए को मैं लिखूंगा, बी ए जो है इसको बी ए इंटू एक्स लिख सकते हैं एसोसिएटिव लॉ लगा के, और यहाँ पर जो बी ए है वो आई है, तो आई एक्स इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, यानी कि जो एक्स है वो सीधे ही बी सी के इक्वल हो जाएगा। हमें इसमें इन्वर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधे हमने एक्स इज इक्वल टू बी सी लिख दिया, जो हमारे पास यहाँ भी आ रहा था, देखो एक्स इज इक्वल टू बी सी आ रहा है। फिर हम बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद फिर सोल्व करने के बाद जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड जो अननोन वेरिएबल थे उनकी वैल्यू हमने यहाँ पता लगा ली। तो इस तरह से जो है इसमें हमें इन्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो गिवन दो मैट्रिसेस थी उनके मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो वो आई के इक्वल आ रहा है। कभी कभी वो आई ना आकर के टाइम्स आया जाता है, जैसे 2i 3i 5i, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो भी रिलेशंस आ रहा है उसको यूटिलाइज करना है और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।